हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे हमें मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं और हम उन्हीं के सहारे पूरी पूरी अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। उन मिसकंसेप्शन को मैं पहले भी पढ़ाते समय तोड़ चुका हूं। अब हम बस उनको सेग्रीगेट करके करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मिथ जो मैं पहले भी तोड़ चुका हूं कि केमिस्ट्री याद करनी है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही समझ में आती है, बस तुम्हें सही आदमी की जरूरत है जो तुम्हें ये समझा सके। कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शन की जिन्होंने या तो तुमने रट लिया है या समझने की कोशिश ही कभी नहीं की या तुम्हें कभी समझाया नहीं गया, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने की होगी बात, लेकिन वो स्किप हो जाते, तो उन्हें सेग्रीगेट करके एक जगह पे ले आए जिससे कि आसानी से इस बारे में बात की जा सके और इस वीडियो के थ्रू तुम्हारे वो सारे मिसकंसेप्शन दूर हो सके। सारे का मतलब हम लोग पहले लॉट में 25-26 क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात शुरू करते हैं डेक्स्टर केम्स केमिस्ट्री मिथ बस्टर्स के बारे में। तो पहला मिथ जो सबसे ज्यादा दिमाग में आता है वो आता है कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। अब O2 पैरामैग्नेटिक होता है क्यों? O2 में तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम एज B2। तो हम लोगों ने याद करा था बचपन में, क्या बचपन का मतलब पहले है ना, क्या याद किया कि जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो डायमैग्नेटिक है। लेकिन O2 तो नहीं मानता इस बात को, O2 तो पैरामैग्नेटिक है। सेम विद बोरॉन। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम याद कर लें कि जिसमें भी 10 और 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती हैं, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन आता है किससे? इसका सीधा एक्सप्लेनेशन आता है MOT से। किससे आता है? MOT से सीधा एक्सप्लेनेशन आता है। क्योंकि जब हम B2 में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? B2 का लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सॉरी सिग्मा 2s2 कह रहा हूं, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लास्ट वाले वो एक एक ऑर्बिटल में जाते हैं जो कि अनपेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। सेम विद O2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इसका सोमो लिख दें, सोमो मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखें, सोमो तो होता है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। तो इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये भी कैसा हो जाता है, ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये तुम्हें पता था या नहीं पता था। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक कि अमोनिया को हम लोग हमेशा वीक फील्ड लिगेंड माने या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने या क्या माने, कोई हमें सही सी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। जनरली लोग कहते हैं कि अमोनिया जो है वो अपना कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास सामने लिखा है। Fe+3 स्टेट में हम लोगों ने ले लिया और Fe+3 में अमोनिया का हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस केस में अमोनिया जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है और पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो डेल्टा O से ज्यादा होती है और इसीलिए Fe अमोनिया 6 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये बात डिपेंड किस पे करेगी कि अमोनिया कब है? भाई अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मेटल आयन कौन है सामने। अगर Fe+4 चार्ज में आ जाएगा तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। कॉपर +3 में, कॉपर कह रहा हूं, कोबाल्ट अगर +3 में आ जाएगा तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन Fe3+ के साथ अमोनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना कि अमोनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, नेवर एवर। ये बात बिल्कुल एकदम बढ़िया से तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये बात सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें समझ में आती है। अब एक बात आती है, ये बहुत एक छोटा सा सवाल है जो जनरली लोग जल्दी से गलत कर देते हैं कि 10⁻⁻8 मोलर HCl की pH कितनी होगी। तो तुमसे कोई पूछे अगर जल्दी से कि 10⁻⁸ मोलर HCl की pH कितनी होगी, तुम तुरंत बता दोगे कि H+ आया 10⁻⁸ और आंसर आ गया 8, और आंसर गलत हो जाएगा भाई। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन की pH, एसिडिक सॉल्यूशन की pH 7 से कम ही होनी चाहिए। तो ये एक मिथ है बहुत बड़ा कि हम लोग इसे डायरेक्टली 8 लिख दें, और जनरली 11th वाले या ड्रॉपर जिन्होंने पहली बार जेई के फोकस होकर पढ़ना शुरू किया उनसे ये गलती हो जाती है। रियलिटी में जो pH आती है वो H+10⁻⁻8 आ रहे हैं। कहां से? वो आ रहे हैं 10⁻⁻8 आ रहे हैं किससे? HCl से। और 10⁻⁻7
उससे कुछ कम या उसके बराबर लगभग आते हैं वाटर से, जिन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पूरा सॉल्व करने पे आए तो फिर भी हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, एक्चुअल पीएच कितनी आ जाएगी, 6.98 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। तो ये मिथ ही है दिमाग में कि अगर तुम तेजी से कोई तुमसे पूछता और फटाफट तुम आंसर कर देते हो। आंसर करके बताना कि 10⁻⁻8 मोलर पीएच की HCl की पीएच तुमने कितनी बार गलत की। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें एक सवाल ये होता है कि वाटर बॉयल कब होता है। तो लोग कहते हैं कि अगर किसी से पूछो कि वाटर बॉयल कब होता है, तो वाटर बॉयल कहते हैं लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है सर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे पीएच 7 होती है वैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। लेकिन क्यों? तो बॉइलिंग की डेफिनेशन में इस सारी कहानी छुपी हुई है। बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, rather than we can say कि when the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, then we say the boiling is occurring। लेकिन अगर तुम पानी को लेके मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, पानी को लेके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, तो पानी क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा? बिल्कुल नहीं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, तो पानी उससे पहले ही बॉयल ऑफ हो जाएगा। तो ध्यान रखना। और इसी वजह से पहाड़ों पे ये दिक्कत आती है। तुमने बचपन में सवाल ऐसे सुने होंगे कि चावल देर में पकते हैं, क्यों? क्योंकि पानी पहले बॉयल हो जाता है और चावल को पकने के लिए जितनी हीट की जरूरत है वो नहीं मिल पाती है। इसलिए हम लोगों ने प्रेशर कुकर का इन्वेंशन किया। ये रीजन है। देखो, कोई भी इन्वेंशन अपने आप नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसका सोल्यूशन है इन्वेंशन, है ना। तो प्रेशर कुकर इसीलिए इन्वेंट किए गए जिससे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं। सीटी के ऊपर रखी होती, कभी तुम फूंक मार के देखना कि सीटी उड़ जाती है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि सीटी सर स्टीम में कितनी ताकत होगी जो सीटी के ऊपर उड़ाती, तो मैं काम करना, सीटी को ऐसे रखना, ढक्कन को फूंक मारना, देखना सीटी आवाज आती क्या? नहीं आई। बहुत ज्यादा वो प्रेशर कुकर प्रेशर होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है और इसीलिए सीटी ऊपर उठती है। और वो हाई प्रेशर होने की वजह से पानी को देर में उबलने देता है, जिससे कि हीट जो होती है वो फूड को ज्यादा सप्लाई हो पाती है। ठीक है, आगे। अब SN1 क्या हमेशा 50-50 रेसिपी मिक्सचर देता है? हम लोगों ने नोट्स के हालिया मैं हमेशा ही बताता रहता हूं, लेकिन लोगों के दिमाग में दिक्कत होती है इस बात की कि SN1 में हमेशा 50-50% बनते, कंप्लीट रेसमाइजेशन हो जाता है। बिल्कुल नहीं, SN1 में कभी भी रेसमाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्पीशी बनती है, दिस इज कॉल्ड, अगर मैं इसे रेड पेन से कर दूं, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर और दिस इज इंटीमेट आयन पेयर। तो जब अटैक करने आता है लिविंग, मतलब अटैक करने आता है न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप पे, तो लिविंग ग्रुप की साइड से अटैक ना करके कहां से अटैक करता है? बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक ज्यादा फेवरेबल होता है, ये अटैक ज्यादा फेवरेबल है, दिस इज मोर फेवरेबल अटैक। बैक साइड अटैक इज फेवरेबल है। और बैक साइड अटैक फेवरेबल होने से क्या होगा कि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा और रिटेंशन प्रोडक्ट कम होगा। इसलिए रेसमाइजेशन जो होता है वो पार्शियल होता है, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत छोटे छोटे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि SN1 में रेसमाइजेशन कैसा होता है? पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता है। तो आउटकम 50-50% कभी भी नहीं आएगा। अगला, अब क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रो निगेटिविटी किसकी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बॉन्डेड स्टेट में, वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द पावर टू एक्सेप्ट और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आइसोलेटेड एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब होनी चाहिए टॉप टू बॉटम आने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन तुम इस सिंपल बात समझो कि अगर किसी का घर छोटा है और कोई मेहमान बाहर से आ रहा है तो रखने में प्रॉब्लम है, और अगर किसी का घर बहुत बड़ा है तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि गेस्ट को अटेंशन ही नहीं मिल पाएगी। तो क्लोरीन इन दोनों समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ लेता है। उसका घर भी बड़ा है और न्यूक्लियर चार्ज भी अच्छा खासा है, जिससे वो अटेंशन भी दे पाता है। इसलिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, उसके 2p ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आते हैं और 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से वो एकोमोडेट आसानी से कर पाता है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा आता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। आगे बात करते हैं कि वाई D10 Cu प्लस इज लेस स्टेबल देन D9 Cu2 प्लस इन वाटर। अब हमें देखने में क्या लगता है यार? देखो, देखने में हमें क्या लगता है, देखने में हमें लगता है कि Cu प्लस जो है
उसका कॉन्फ़िगरेशन D10 है और Cu2+ का तो D9, Cu+2 का तो D9 कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका D9 और D10 है तो D10 इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन D9, ऑब्वियस बात है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से Cu2+ में 9 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना काफी आसान होता है और D10 में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, जब चार्ज ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है कि चार्ज ज्यादा बढ़ने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है और बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। इसीलिए Cu+ जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, क्या कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है एक्वस मीडियम में। बिल्कुल बात आसानी से समझ में आनी चाहिए कि Cu+ जो है वो एक्वस मीडियम में क्या कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। अगर स्टेबल होता तो वहीं रुका रहता, डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं करता। लेकिन अगर डिस्प्रोपोर्शनेट कर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अनस्टेबल है और Cu2+ ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में बढ़िया से आ रही होगी। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जॉन टेलर इफेक्ट की। जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस एक्चुअली अपने सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे कि वाटर और एसिटाइल एसिटेट होता है, एसिटाइल एसिटेट जो होता है, एसिटाइल एसिटो एसिटेट जो होता है वो वीक फील्ड लिगैंड होता है। वाटर और एसिटाइल एसिटो एसिटेट जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। लेकिन Cu2+ के साथ कैसे हो जाते हैं, D9 कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं। अब D9 सेटअप के साथ अजीब सी बातें हैं बहुत सारी। अभी हम लोगों ने कॉपर को देखा, D9 सेटअप के साथ क्या क्या बातें हैं कि D9 सेटअप के साथ अनइवन Eg इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट इनस्टेबिलिटी है। जब हम Eg ऑर्बिटल्स को लिखते हैं तो Eg ऑर्बिटल्स क्या होंगे, Eg ऑर्बिटल्स में दो आ जाते हैं, dx² - y² और dz²। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ऐसे ही भरेंगे ऑब्वियसली, या फिर अदर वे राउंड, ठीक। तो जॉन टेलर क्या कहता है, जॉन टेलर कहता है कि जब ऐसा होता है तो एफ इलोंगेशन होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स के इलोंगेशन होते हैं या कंप्रेशन होते हैं। और दोनों ही केस में टेट्रागोनल इलोंगेशंस और कंप्रेशन की वजह से एक बारी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और एक बारी कम हो जाती है। किसी दिन हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे ही एक पूरा वीडियो बनाएंगे, केवल जॉन टेलर ही पढ़ा दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें लग रहा है कि जॉन टेलर आना चाहिए तो फिर जॉन टेलर पे हम बात करेंगे। यू शुड नाउ सर्च अबाउट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन राइट नाउ, ठीक है। चलो, अब एक ये मिथ बहुत बड़ा होता है कि जिंक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल मानते हैं या नहीं मानते। जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, ठीक। जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं होता। जिंक छोड़ो, कैडमियम और मरकरी भी नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों ही ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 और N-1 D1 to 10 होना चाहिए। ये D10 कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ट्रांजिशन मेटल की निशानी नहीं है। तो जो ये वाले हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरेंशियम, ये चारों ही क्या है, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कोई पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। डी ब्लॉक मेटल्स हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। तो ये ट्रांजिशन मेटल हैज ए पार्शियली फिल्ड d सबसेल इन द ग्राउंड स्टेट इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन्हें हम सूडो ट्रांजिशन मेटल्स कह सकते हैं, नॉट द ट्रू वंस, ठीक। आगे बात करते हैं। अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना जो लोगों को तंग करता रहता है कि वेपर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि नहीं। मान लो हमने कंटेनर लिया और उसका वॉल्यूम डबल कर दिया तो वेपर प्रेशर आधा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट हाफ्स द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का क्या होता है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज, ठीक है। तो वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। तो वॉल्यूम डबल करने से वेपर प्रेशर आधा हो जाएगा, गलत बात है। केवल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे और टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे और टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ किसका? नेचर, मेरा नेचर नहीं, तुम्हारा नेचर नहीं, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे। आगे बात करते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की ट्रिक। लोग इसमें बहुत फंसते हैं और ये पूरी एक रिएक्शन कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करती है। और लोग पूछते हैं कि सर रीअरेंजमेंट कितनी बार हो सकता है? हम सीधे अगर ऐसा कर लें कि मान लो कि पहली बार स्टेप पे स्टेबल है, फिर हम सीधे तीसरी स्टेप पे जा सकते हैं क्या कूद के? बीच में मान लो गड्ढा है तब भी
बीच में कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बिल्कुल नहीं जा सकते। हर बार कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करते समय बेटर स्टेबिलिटी फील होनी चाहिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एच और इन द फॉर्म ऑफ रीअरेंजमेंट ड्यू टू रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू एरोमेटाइजेशन और वट एवर मे बी द रीजन। लेकिन वो हर स्टेप में क्या होना चाहिए, पहली बार से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हम लोगों ने एग्जाम्पल जैसे ले लिया है यहां पे सेकेंडरी ब्यूटेनॉल का ले लिया, मतलब 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल का ले लिया एग्जाम्पल, और इससे हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे H+ लगाया, H+ लगा के वाटर निकला, तो ये 3 डिग्री यहाँ पे कार्बन था प्रेजेंट, और ये कार्बोकेटाइन कैसा बना, 2 डिग्री बना। तो इसमें कितने अल्फा एच आ गए, 4 अल्फा एच आ गए, 4 अल्फा एच आए। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करा दी। लेकिन हम ये हाइड्रेट शिफ्ट कितनी बार करा सकते हैं, हम लोग हाइड्रेट शिफ्ट इनफाइनाइट बार करा सकते हैं। शर्त यही है केवल कि हर बार शिफ्ट के बाद कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक, स्टॉप फोर्सिंग एवरी कार्बोकेटाइन टू रीअरेंज, a rearrangement only when it is if it's immediately next intermediate is more stable than the current one। यही मैं हिंदी में बोल रहा था, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सेम चीज। ठीक है, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो अनस्टेबल और लेस स्टेबल इंटरमीडिएट को जंप कर जाए और फिर उसके बाद उसे रिलीफ मिलेगा। मतलब ऐसा है कि तुमसे कहे कि वहां पे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना रखा, लेकिन बीच में शेर के पास से होके जाना पड़ेगा। तो तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल, पहले शेर के पास जाएंगे, शेर हमारा खाना खाएगा, हमें खाएगा, फिर हम खाने को खाएंगे, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। तो हर बार ज्यादा स्टेबिलिटी अरेंज होनी ही चाहिए, ये लाइफ का भी फंडा है। आदमी हर बार स्टेबिलिटी की तरफ टेंड करने की कोशिश करता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री हमेशा जाएंगे, क्योंकि 3 डिग्री हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा गलत बात है। केवल एक सही बात यही है कि इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन को ज्यादा फोर्स होना चाहिए, चाहे वो रिंग एक्सपेंशन हो, रेजोनेंस हो, एरोमेटाइजेशन हो, और वॉट एवर मे बी द रीजन। ठीक है, और हम लोग शिफ्ट हमेशा ध्यान रखना 1 2 या 1 2 ही कर सकते हैं। ठीक, अब एक और मिथ कि H3PO3 की बेसिसिटी क्या होती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितने H लगे हुए हैं ऑक्सो एसिड में उतने ही बेसिसिटी होगी, लेकिन H3PO3 का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो तो इसमें OH बॉन्ड तो 2 है। ठीक, 2 OH बॉन्ड है और एक हमारा क्या है, एक पीएच बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड कैसा है, ये पीएच बॉन्ड है। पीएच बॉन्ड कभी भी बेसिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर बना रहे थे और मैं पेन से ही बना दूं, तो जो OH बॉन्ड्स हैं केवल वही बेसिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो रिडक्शन के काम आता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 नहीं हो पाती है। H3PO3 की बेसिसिटी 3 नहीं हो पाती, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, एकदम क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला ये बहुत ही सुंदर है कि हम रिवर्सिबल वर्क करें और इरिवर्सिबल वर्क करें और आइसोथर्मल ही करें। हम रिवर्सिबल वर्क करें और इरिवर्सिबल वर्क करें और आइसोथर्मल ही करें, तो डेल्टा यू तो 0 होगा। आइसोथर्मल काम कर रहे हो गुरु, तो डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा ना, बोलो। अगर आइसोथर्मली बिहेव कर रहे हैं हम लोग तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा डब्ल्यू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेम आएंगे क्या। अगर तुमने फिजिक्स को या केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को सही से नहीं पढ़ा तो तुम्हारे लिए ये नंबर इक्वल आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तुम कहोगे सर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये तो 0 हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू। ये बात तो सही है, ये प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, लेकिन जब हम लोग रिवर्सिबल वर्क करते हैं तो उस टाइम पे एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आता है रादर देन इरिवर्सिबल वर्क। तो जो रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला आता है W इक्वल टू क्या आता है, माइनस NRT ln V2/V1 आ जाता है, और ये रिवर्सिबल वर्क का आएगा, और W इरिवर्सिबल का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब वर्क रिवर्सिबल होगा तो वो ज्यादा होगा, डेल्टा मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो वर्क हमेशा ज्यादा होगा जब वर्क कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल वर्क हमेशा कम आएगा। ठीक है, वर्क कभी भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सेम नहीं हो सकता। ठीक, चलो आगे बात करते हैं।
बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें तो मतलब आधी दुनिया को कंफ्यूजन है, मैं मतलब लिख के दे सकता हूं, मैं अभी बोल दूंगा तुम कहोगे हाँ सर है। बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या होता है कि हमें यह पढ़ाया जाता है कि बाइकार्बोनेट मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन रिएक्ट करेगा। तुमने याद कर रखा है कि एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल अल्कोहल्स एंड गिव्स दिस टेस्ट। तो तुमने क्या याद कर रखा है कि दोज एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स विल गिव दिस टेस्ट। तो ऐसा लगता है कि फिनॉल को भी देना चाहिए, लेकिन फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता। इनफैक्ट पैरानाइट्रोफिनॉल भी ये टेस्ट नहीं देता। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि पैरानाइट्रोफिनॉल भी नहीं दे पा रहा है। तुम लोगों ने कॉपियों में गलत लिख रखा है। मैं हमेशा लिखवाता हूं कि दोज एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल विल गिव दिस टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, सल्फोनिक एसिड देंगे, पिक्रिक एसिड देगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल भी देगा, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं देगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, इसमें गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखना। तो कार्बोनिक एसिड के पीके जो है वो 6.4 है और फिनॉल की 10 है, तो फिनॉल तो नहीं देगा ऑब्वियसली। और हम लोग कार्बोनिक एसिड लेंगे या फिर नाइट्रोफिनॉल्स लेंगे। नाइट्रोफिनॉल मतलब डाइनाइट्रोफिनॉल्स लेंगे, ठीक है ना। ये मतलब बहुत छोटी सी बात है कि लोग पैरानाइट्रोफिनॉल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अब पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 60 डिग्री, इसके लिए कहानी सुनाता हूं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग। एक बार क्या हुआ कि हम लोग फैकल्टी रिक्रूटमेंट बैठे थे, ऐसे ही मतलब टीचर्स आते हैं हमेशा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, हम लोग, मैं फिट जी में था उस टाइम पे। तो होता क्या है कि लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से पानी की पीएच कितनी होगी। तो बोलते हैं कि पानी की पीएच कम हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ पीएच कम हो जाएगी यानी कि पानी एसिडिक हो जाएगा। हाँ सर एसिडिक हो जाएगा, तो मतलब अगर हम गर्म पानी पी रहे तो एसिडिक पानी पी रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग गर्म पानी पी रहे हैं तो पानी स्टिल इज न्यूट्रल। अगर हम प्योर वाटर की पीएच 60 डिग्री पे नापने जाएंगे तो वो 7 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो KW है, KW जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से KW भी बढ़ेगा, तो PKW कम हो जाएगा। तो जो पीएच होगी, पीएच स्केल जो होगी वो क्या कर जाएगी, पीएच स्केल श्रिंक कर जाएगी, पीएच स्केल श्रिंक्स। तो 60 डिग्री पे जो न्यूट्रल वाटर है मे बी उसकी पीएच 6.5 हो सकती है या 6 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की 60 डिग्री पे KW की वैल्यू क्या आ रही है। पीएच इसलिए ड्रॉप हो रही है क्योंकि KW बढ़ गया तो पीएच स्केल ही श्रिंक हो गई। अब मान लो कि वो पीएच स्केल 14 न रह के 13 ही रह गई, क्योंकि KW की वैल्यू जो 10⁻⁻14 आ रही थी, अब वो बढ़ के 10⁻⁻13 हो गई, तो पीएच स्केल ही श्रिंक कर गई, तो सारी कहानी बदल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। ये छोटे छोटे कॉशस मतलब ध्यान रखने वाले हैं कि इन सवालों को ध्यान से करेंगे तो फिर होगा काम बढ़िया से। अगला, ब्रांचिंग से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ब्रांचिंग अगर हम किसी की करते जाएं तो क्या हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे? भाई ऐसे सवालों में जब भी हमेशा आए तो तुम्हें 1 मिनट पॉज देना है और एक्सेप्शन के बारे में सोचना है। एक्सेप्शन के बारे में नहीं, या ऐसा कोई केस ढूंढना है जिसे तुम ये कह पाओ कि नहीं भाई ये तो गलत है। ब्रांचिंग यूजुअली क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन सिमेट्री एनॉमलीज होते हैं जिनसे मेल्टिंग पॉइंट फ्लिप हो जाता है। जैसे नियोपेंटेन एनॉमली क्या है, बहुत लोग कहते हैं सर एनॉमली बता दो। देखो एनॉमली कॉम्पैक्ट और स्फेरिकल शेप है, नियोपेंटाइल ऐसा हो जाएगा, ठीक। टाइटर क्रिस्टल पैकिंग होगी जिससे हायर मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा देन आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन से ज्यादा आ जाएगा, आइसोपेंटेन से नियोपेंटेन में जो ब्रांचिंग है वो ज्यादा है। और पैराडाइक्लोरोबेंजीन अगर देखें तो पैरा आइसोमर जो होता है वो उसकी डेंस पैकिंग होती है और ऑर्थो से ज्यादा अच्छा वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका, ठीक। तो ध्यान रखने वाली बहुत सारी बातें मैं कर रहा हूं, ध्यान रखोगे तो फिर फायदा मिलेगा यार। लेकिन पढ़ना भी साथ साथ है, और पढ़ाई शुरू कर दो इस वीडियो के बाद तो यार, कम से कम जान लगा के पढ़ना शुरू कर ही दो, है ना। पढ़ते रहोगे तो सही रहेगा। अब वाई वार्म सोडा फिजेस मोर, कोक, है ना, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तुम घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, तुम्हें लगता है ठंडा होगा तो ज्यादा होगा। इसके पीछे सिंपल बेसिक साइंस है, हेनरीज लॉ। हेनरी क्या कहता है कि किसी गिवन टेम्परेचर पे
किसी गैस का जो मास डिसॉल्व है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिज ज्यादा निकलेगी, उछल के निकलेगी। अरे ढक्कन खोलोगे पूरा नहा जाओगे सटासट। लेकिन अगर ठंडा होगा तो केएच की वैल्यू कम होगी तो वो आसानी से डिसॉल्व रहेगी। और इसका रीजन, ये तो सोडा वाला हो गया, इसका और बढ़िया रीजन है कि इन हॉट वाटर रिसोर्सेज एक्वेटिक लाइफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कंटेंट होता ही नहीं। पानी गर्म किया, पानी से O2 निकल गई, मछलियां सांस नहीं ले पाएंगी, O2 होगी ही नहीं, एक्वेटिक लाइफ कैसे रहेगी। ठीक है ना, समझ में आई बात। और जब वार्म वाटर होगा तो केएच हाई होगी, तो केएच हाई होगा तो गैस क्या होगी, गैस उड़ जाएगी, और उड़ जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, उड़ जाएगी तो तुम्हें फिर ज्यादा महसूस होगा, ऑब्वियस बात है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ढूंढ ढूंढ के रखे गए हैं यार, एक एक मतलब एग्जाम्पल ऐसा रखा गया है ना कि मेरे को तो बहुत ही खुशी हो रही है। और स्लाइड्स मैंने तो नहीं बनाई है, तुम मान के चलो तुम्हारे भाइयों ने बनाई है ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये करते हैं तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो आयरन की ऑक्सीडेशन इन ब्राउन रिंग स्टेट मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, या फिर एक हम बहुत मिथ होता है लोगों के दिमाग में कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +1 हो सकती है। आयरन की ऑक्सीडेशन क्या +1 हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में फेरस नाइट्रोसो सल्फेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि इसमें जो NO है वो न्यूट्रल नहीं है, इसमें NO के फॉर्म में है, जिसे हम नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि इसमें आयरन +1 में होगा, आयरन +1 में होगा, और तुम इसे बात को समझ गए। ठीक, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा D7 बॉन्डेड स्टेट में, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं कि एक और ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढ के लाओ, या एक कंपाउंड ऐसा ढूंढ के लाओ जिसमें आयरन की स्टेट +1 है। तुम्हारे लिए चैलेंज। ठीक, एक और कंपाउंड, वन मोर कंपाउंड, कमेंट करके बताना, टेलीग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम करना। ठीक, तो ये तुम्हें बताना है, ढूंढ के रखना। बढ़िया बढ़िया सवाल है ना ये, अच्छा मजा आ रहा है करने में ना, कमेंट करके बताना भाई। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन इसे ध्यान से समझो। न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल वो है जो एक पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है अदर देन H+। अगर न्यूक्लियोफाइल ने H+ पे अटैक कर दिया तो फिर वो बेस होगा, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बचेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल और बेसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे कि ऐसा नेगेटिव चार्ज जो H+ पे अटैक कर रहा है वो बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है वो क्या, जो कार्बोकैटायन पे या कैटायनिक साइड पे अटैक कर रहा है अदर देन H+, वो क्या है, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और जो H+ पे अटैक कर रहा है वो क्या है, वो बेस है। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल्स आर अटैकिंग एनी पॉजिटिव सेंटर अदर देन H+ एंड द बेसेस आर अटैकिंग ओनली H+। पूरे कंपाउंड में घूम के वो H+ को ढूंढेगा और H+ को निकालेगा। बेसिसिटी जो होती है वो थर्मोडायनेमिक टर्म है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो काइनेटिक टर्म है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल ये देखता है कितनी जल्दी से अटैक किया सकता है, और बेसिसिटी ये देखता है कि उसका कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो हम देखें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो बहुत अच्छा बेस है लेकिन बहुत पुअर न्यूक्लियोफाइल है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो बहुत अच्छा बेस है लेकिन बहुत पुअर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेसेस जो होते हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर बात, आगे बढ़ सकते हैं। अब वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड, तो अगर हम किसी से कहें सर वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड है, तो वो हमेशा कहेगा सर एसिटिक एसिड तो डिसोसिएट करता है ना। एसिटिक एसिड डिसोसिएट करता है जिसकी के वैल्यूज हमने पढ़ रखी हैं कि 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होती है, और पी के वैल्यू 4.74 होती है। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दें, तो एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दें तो एसिटिक एसिड का जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो सडनली हाफ हो जाता है, क्योंकि वो डायमराइज कर जाता है। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि हमें जो सॉल्यूट लिया गया है उसका सॉल्वेंट क्या है, इस बात पे वेंट ऑफ फैक्टर डिपेंड ज्यादा करेगा रादर देन कि वो अपने आप खुद कैसे डिसोसिएट करता है। क्योंकि जब हम लोगों ने डिसोसिएशन पढ़ा है वो जनरली वाटर में ही याद रखते हैं, हम लोगों ने एसिटिक एसिड को कभी बेंजीन में डालने की कोशिश ही नहीं की। अगर बेंजीन में एसिटिक एसिड डालोगे तो पाई स्टैकिंग करके हाइड्रोजन बॉन्डेड पाई स्टैकिंग कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या कर लेंगे, डाइमर फॉर्म कर लेता है और बहुत ही सुंदर डाइमर बनाता है।
ठीक है, तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट करता है वाटर में, पोलर में, और डायमराइज हो जाता है किसमें, नॉन पोलर में। तो ऑलवेज आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट फर्स्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी में जनरली लोगों ने सब कुछ रट के बैठे हैं, और रट के बैठे होने की वजह से हमें जब एंगल कंपेयर करने के लिए आते हैं तो हम अपने नोशन से, जो हमने लाइंस याद कर रखी हैं, उनसे हम सवाल लगाते हैं। जैसे हमने याद कर रखा है कि अगर सेंट्रल एटम सेम है तो कनेक्टिंग एटम लगाने से, कनेक्टिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम बॉन्ड एंगल डिटरमाइन करते हैं। तो अगर कनेक्टिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ये तुमने याद कर रखा है कि अगर सेंट्रल एटम सेम है, कनेक्टिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये तुमने याद कर रखा है। आओ एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया का एग्जांपल, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107। NF3 का एग्जांपल, NF3 का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री। तुम्हारी बात ठीक है कि जैसे ही कनेक्टिंग एटम लगाया हमारा बॉन्ड एंगल कम हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। एक और केस कर लेते हैं, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है कंक्लूसिव होने की। हम लोग एक और देखते हैं, जैसे PF3 ले लें और PS3 ले लें। PF3 का बॉन्ड एंगल 97 आ रहा है और PS3 का 93 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो PF3 में F और P के बीच में बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है, बैक बॉन्डिंग। कौन सी, P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग हो सकती है। कौन सी हो सकती है, P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है। और P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग होने का मतलब क्या है, जब P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। तो रटने से काम नहीं चलेगा, लॉजिक हमेशा फिक्स होना चाहिए। जस्ट आई वांट टू से दैट कि हमेशा सेंट्रल एटम अगर फिक्स रख के हम कनेक्टिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस बात पे भी बातें डिपेंड करेंगी, तो हमेशा रटने से काम नहीं चलता। अब बात करते हैं पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक, पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो मिथ क्या है इसमें कि हाई पीके स्ट्रॉन्गर एसिड, ये तो गलत ही बात है। जबकि होना क्या चाहिए, पीके के जितना हायर होगा, के जितना हायर होगा पीके उतनी कम होगी, और पीके जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो के जिसकी कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड, के पीके जिसकी ज्यादा वो वीक एसिड। सिंपल सी बात है कि हम लोग माइनस ऑफ लॉग के ले रहे हैं, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि जिसका के ज्यादा, जिसका के ज्यादा, और के भी कैसा लिखना है, के स्मॉल लिखना है, के ज्यादा तो पी के कम, और स्ट्रॉन्गर एसिड इसे लिख देते हैं ना। ठीक है, आगे बात करें। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पायरोल। ये बहुत ही सही एग्जाम्पल है डिस्कशन के लिए कि हम लोग कैसे गैस करते हैं। हम लोगों ने गैस किया कि ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसे पॉजिटिव चार्ज मत देखना है ना, डबल बॉन्ड मत देखना है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो हमने गिना क्या कि हमने अगर पायरोल एक बार हम भी बना लें, तो हम पायरोल अगर इस तरह से बना लें तो हमने गिना कि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर जो आ गया वो 4 आ गया। और स्टेरिक नंबर 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, जो कि गलत है। जब भी लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, जब भी लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 नहीं आएगा, वो sp3 नहीं आएगा। वो कैसा आएगा, वो psp2 आएगा, क्योंकि जो लोन पेयर की पोजीशन है वो प्योर पी ऑर्बिटल में होगी और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ वो क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। तो प्योर पी ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है वो पी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ लगातार रेजोनेंस कर रहा है, और नाइट्रोजन बीइंग प्लेनर वो sp2 हो जाएगा। तो अगर जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो जो तुमने कैलकुलेट किया है हाइब्रिडाइजेशन उससे कम लिखो। ठीक है, चलो अब ये बड़ा बढ़िया है कि इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, ये बहुत बढ़िया है। बहुत सारी इसमें मैथ लिखी, मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूं।
कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कब आता है। तो फिर से एक सर आए पढ़ाने, मैं मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है अपने यहाँ, है ना। तो एक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में कि किसी से पूछो कि इक्विलिब्रियम कब आता है। सिंपल सा सवाल है कि इक्विलिब्रियम कब आता है। वो कहेगा इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम तब आता है जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। बिल्कुल ठीक बात है, रिवर्सल, लेकिन इक्विलिब्रियम कब आया। तो वो एग्जाम्पल लिखने लगता है कि सर पानी को हमने जमाया, पानी से बर्फ बनी, बर्फ से फिर पानी बना, इक्विलिब्रियम आ गया। तो हमने कि ये कैसे पता लगा कि इक्विलिब्रियम आ गया। तो बोले कि सर वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैंने कहा ये कैसे पता लगा। बोले वो पानी बर्फ से बनता है, बर्फ पानी बनता है। मैंने कहा कैसे पता लगा। बोले हमने देखा, हमने मान लो हम सो जाए तो नहीं बनेगा, अगर हम सो जाएं तो इक्विलिब्रियम रुक जाएगा। इसका सही आंसर एक लाइन का है कि इक्विलिब्रियम तब आता है जब डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और चेंज इन फ्री एनर्जी जब हम जीरो कह रहे हैं तो मेरे कहने का पर्पस जो है, जो मेरा मतलब है कहने का, वो ये है कि डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा जी जीरो होता है क्योंकि जो इक्वेशन होती है, अगर तुम्हें याद आ रही हो थोड़ी बहुत, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। और एट इक्विलिब्रियम ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट नहीं जीरो होगा। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला ये बन जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक। और डेल्टा जी नॉट जीरो हो नहीं सकता क्योंकि के इक्विलिब्रियम को स्पेशल केस की तरह ले ले, अगर के इक्विलिब्रियम वन हो जाए तभी डेल्टा जी नॉट भी जीरो होगा। ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट मेजर्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी गिवन मूवमेंट ऑफ द रिएक्शन, वो इंश्योर करता है, हमें ये सब नहीं बताते। ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता। और इक्विलिब्रियम तब आता है जब इस ग्राफ के गिर फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ बनाए और ये ग्राफ में डेल्टा जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए। ठीक। तो इसे हम कहेंगे कि डेल्टा जी जीरो होगा। अब कैलकुले कि हम लोग हमेशा, मैं तो हमेशा ही तारीफ करता हूं कि उसने सपना देखा और उसने सपने में बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, लेकिन उसने गड़बड़ ये बात बता दी थी कि उसने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताई कि कार्बन में दो तरह की बॉन्ड लेंथ है, एक तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में ये बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम आई। अगर तुम ये डेटा याद रख सकते हो कि 1.54, 1.34, 1.39 एंगस्ट्रॉम, तो तुम्हारी जिंदगी काफी आसान होगी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डीलोकलाइजेशन कर रहा है। मतलब अगर इन्हें हम ऐसा बना दें तो ये डीलोकलाइजेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये रिंग है, बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन का जो कैकुले अगर पूछे कि कैकुले के हिसाब से बेंजीन में कितने बॉन्ड थे, तो दो बॉन्ड थे, लेकिन एक्चुअली जब देखा गया तो वो केवल एक ही बॉन्ड मिला, जिसकी वजह से ये पता लगा कि वो रेजोनेंस कर रहा है। तो कैसा लगा ये सेशन, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कमेंट करके। हम लोगों ने पूरी बात खत्म कर ली अपनी। आई होप तुम्हें मजा आया होगा करके सेशन को, और तुम्हारे काफी सारे मिथ्स खत्म हो गए होंगे। तो प्लीज कमेंट करके जरूर ये बताना कि सर हाँ मेरे को ऐसे पॉइंट पे मिथ था। कुछ कम से कम 25 में से कम 10 तो तुम्हारे होंगे ही, है ना। और उन्हें अगर तुमने इंप्रूव किया है तो बिल्कुल वेलकम है। हम लोग ऐसी सीरीज करते रहे, उसके लिए कमेंट करो और बताओ मेरे को कि सर ऐसी सीरीज की भी जरूरत है जिसमें हम लोग एक्सेप्शंस की बात करें या मैथ्स की बात करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।